गुड इवनिंग एवरीवन। I'm विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले बिहार व्यू को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए और इसकी घंटी भी बजाइए ताकि आपको नए आने वाले एपिसोड के बारे में पता चले। तो आज आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति को, एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति को, और ओकेजन कुछ खास नहीं है। ओकेजन है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां साल है और इन्होंने इस सरकार का दूसरा साल पूरा किया है। प्लस आज हिंदी पत्रकारिता के लिए भी खास दिन है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही रिमोट एरिया तो नहीं है लेकिन एक बहुत ही फेमस जगह है, छत्तीसगढ़ का बहुत ही छोटा सा सिटी है, टाउन है बिलासपुर। और बिलासपुर से हमारे साथ है रुद्र अवस्थी, जो कि हिंदी जगत में, हिंदी पत्रकारिता में उनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सी जगह में रहते हैं लेकिन पूरी दुनिया पे नजर रखते हैं, खासकर भारत पे। इस वक्त कई 7-8 सालों से जो हम देख रहे हैं पत्रकारिता जगत में, जर्नलिज्म में, हम खासकर ये बातें देख रहे हैं कि जो मीडिया है वो कई भागों में बट गया है, एक एंटी मोदी और एक प्रो मोदी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोग जो 98% लोग हैं इस मीडिया में, अभी भी ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और वो काम इस भाव से नहीं कर रहे हैं कि उनको किसी का विरोध करना है या किसी को ब्लाइंडली पक्ष में रखना है। वो एज ए डीएम को एज ए डीएम मानते हैं, एज ए सीएम को सीएम मानते हैं, एज ए पीएम को पीएम मानते हैं और उनके कामों की आलोचना करते हैं। अगर उनका अच्छा काम है तो उनकी तारीफ करते हैं और अगर उनका बुरा काम है तो उसके लिए भी वो अपनी वाणी को पूरी जोर से उठाते हैं। तो आइए बात करते हैं रुद्र अवस्थी जी से। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत नमस्कार। और आपके जरिए हम लोगों से मिल पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारी खुदकिस्मती है और बहुत अच्छा है। और आपसे भी बहुत दिनों में रूबरू मुलाकात हो रही है, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। जी शुरुआत कीजिए कार्यक्रम की। आप तो मेरे संवाददाता रहे हैं, मैं एज ए कैमरामैन आपके साथ मैंने काम किया है और छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा चुनाव जिसमें अजीत जोगी जी को हार मिली थी, वो चुनाव हमने कवर किया है आपके साथ। हाँ, और हमने 2003 का चुनाव जी हमने कवर किया है। छत्तीसगढ़ के ही नहीं, भारत के बहुत बड़े बड़े नेताओं को वहां पे और कई पत्रकारों के साथ मैंने काम किया। लेकिन आपकी एक छवि अलग है, आप में जो वो मिठास है, जो भाव है, झुकने का भाव है, कोई अकड़ नहीं है आप में। इतने सालों से काम कर रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े अखबारों के, हिंदी के अखबारों में काम किया है आपने, जिन्होंने सरकारें हिलाई है जिस अखबार ने। सो ये जो मोदी का जो ये काल चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए विमल जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का ये दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल और उनके कुल कार्यकाल का 7वां साल कंप्लीट हुआ है। हम इसीलिए बात करने यहाँ बैठे हैं। अगर मैं इसको बात को पूरा विस्तार से करूं तफसील से, तो इसमें 2 पार्ट हैं उनका। एक पहला जो 5 साल का कार्यकाल और उसके बाद ये दूसरा जो 2 साल का कार्यकाल। पहले 5 साल में अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी एक चमत्कारिक नेतृत्व के रूप में देश के सामने पेश हुए। लोगों ने उन्हें पसंद किया, उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली और उस लोकप्रियता के दौर में उन्होंने जो सबसे अच्छे ऐसे काम किए जो इसके पहले के प्रधानमंत्रियों की तरफ से एक मान लो कागजी कार्यवाही हुआ करती थी, उसमें मैं जो मानता हूं वो सबसे बड़ा काम था कि उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया अपने पहले कार्यकाल में। वो एक ड्राई सब्जेक्ट था। आमतौर पे हम साफ सफाई की बात हर जगह करते हैं, लेकिन वो एक ड्राई सब्जेक्ट था। आमतौर पे ऐसा होता है कि साफ सफाई तो हर जगह होती है, स्वच्छता का काम म्युनिसिपल के लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी को आम लोगों के तक पहुंचाया कि ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप अपने आसपास के ये क्षेत्र को साफ रखें।
मैं इसको जोड़ते हुए थोड़ा सा आपको बहुत मतलब एक पीछे के इतिहास में ले जाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो उन्होंने कुछ उस समय कांग्रेस के सम्मेलनों में जब उन्होंने पहले पहले कुछ स्थानों पर जाने का मौका मिला तो उन्होंने देखा कि जो सम्मेलन होते हैं लोग 2-2 3-3 दिन के उस समय रहते होंगे, तो वो देखते थे कि इसमें साफ सफाई यहाँ पर नहीं होती, तो उन्होंने खुद साफ सफाई करना शुरू किया और स्वच्छता अभियान जो है महात्मा गांधी का सबसे बड़ा अभियान था कि वो ये कहते थे कि हमको स्वच्छता रखनी चाहिए। और हम पिछले 70 साल में ये देखते रहे हैं कि भारत में जो बाहर विदेशों में जो लोग जाते हैं वो लोगों ने भी देखा कि हमारे जब वो दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां कोऑपरेट करते हैं लोगों को, लेकिन वापस लौटते ही वो इस तरह का माहौल भारत में वो नहीं देखते। इसको उन्होंने दूर किया, ये मेरी समझ में सबसे बड़ा काम था। उसके अलावा उन्होंने बहुत से काम किए विकास के क्षेत्र में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना था, इस चीज को, ये क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। उस लोकप्रियता का असर ये हुआ कि उनको जो पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उम्मीद से भी बहुत अधिक बहुमत के साथ लोगों ने उन्हें बिठाया। उसके बाद उन्होंने ये दूसरे कार्यकाल में जो धारा 370 हटाने की कार्रवाई की और उसके साथ जो उस पहले कार्यकाल में जो सिलसिला चल रहा था तो लगा ही। तो मैं ये देखता हूं कि जो काम इसके पहले बहुत से लोगों ने नहीं किया, उस तरह के काम जो संघ और भाजपा जनसंघ के जमाने से जो उसका मुख्य एजेंडा था उसको जमीनी स्तर पर ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये उनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इसी रूप में मैं उनकी उपलब्धियों को देखता हूं और उसके साथ साथ अगर आगे की जो पिछला यानी 1 साल का काम देखें हम, तो इस पे अपन चर्चा करेंगे कि ये कोरोना का दौर आया तो उस समय किस किस तरह की परिस्थिति आई, लेकिन ये है कि उनका कार्यकाल एक लोकप्रियता के रूप में जो एक प्रधानमंत्री का होना चाहिए उसको उन्होंने स्थापित करने का पूरा प्रयास किया है। अब इसके बाद हम वर्तमान जो संदर्भ में बात करेंगे तब और भी चीजें निकल के सामने आएंगी। देखिए, जब ये दूसरा सेकेंड पारी की जब शुरुआत हुई तो उसके बाद वो सिटीजन रजिस्टर बिल आया, फिर किसान आंदोलन हुआ और इस तरह उनका विरोध काफी हुआ। बहुत ही मतलब जितने जोश से वो आए उतनी जोश से जो एक खास प्रेशर ग्रुप है उन्होंने बहुत जबरदस्त उनका विरोध किया। आप इस विरोध को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि वो एक लीक से हटकर जो काम उन्होंने शुरू किए थे उस पे निश्चित रूप से एक 100% लोगों का उनको समर्थन मिल जाए, ये तो कहाँ कभी कभी संभव होता नहीं। इसलिए निश्चित रूप से एक वर्ग जो ये मानता था कि ये काम जो अपने अपने नजरिए से जिस वजह से भी मानता था कि ये काम नहीं होना चाहिए था, उसमें उन्होंने विरोध किया। जैसे अभी जो सीएए है, जो नागरिकता संशोधन कानून जो बना, उसका विरोध होना, ये देखिए देश भर में उसके विरोध के स्वर उठे, छात्रों ने उसका विरोध किया और ये धीरे धीरे करके ये माहौल तेजी से बढ़ रहा था। ये पिछले साल के मार्च के भी दिनों में हम ये देख रहे थे कि वो शाहीन बाग जैसा आंदोलन खड़ा हुआ। तो लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद कोरोना का दौर शुरू हुआ और वो जो विषय था वो धीरे धीरे करके जहां का तहां थम गया। अभी अब अपन उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि लोगों की राय इसलिए नहीं आ रही है कि वो कानून लागू करने को लेकर न तो सरकार की तरफ से कोई पहल या चर्चा हो रही है, ना लोगों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है। आपने जो दूसरी बात कही कि पिछले साल के नवंबर से 25 नवंबर से किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और उनकी अपनी मांगे हैं। सरकार बार बार कह रही है कि हम किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए इन कानूनों में संशोधन हमने किया है, बिल्कुल ठीक बात है, ये सरकार का पक्ष है, लेकिन वहां भी बैठने वाले लोग किसान हैं।
उनसे कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही। तो ये कह सकते हैं अभी हम कि निश्चित रूप से अब इसका ये जो किसान आंदोलन है, हम मोटे तौर पे ये लोग मानते हैं कि पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इसमें शामिल हैं। लोग ये भी जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से बार बार यह बात भी आती है कि ये जो लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं वो वास्तविक में असली किसान नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीज तो जरूर है कि देश भर में किसानों के बीच इस बात को लेकर प्रतिक्रिया हुई है और इसका असर कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर भी पड़ा है, क्योंकि ये जो बातचीत होनी चाहिए, और मैं एक मतलब ग्रामीण क्षेत्र से और गांव के लोगों के बीच से जुड़ के लगातार पत्रकारिता करता रहा हूं, तो विमल जी मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों का समाधान करने के लिए अगर संवाद में कोई चीजें नहीं हो रही है तो उनको ये विश्वास तो पैदा ही किया जा सकता है था कि जो नए कानून आए हैं इससे जिस वर्ग के लिए यानी किसानों के लिए जो बात कही जा रही है वो पूरी होगी। तो ये नहीं होने का निश्चित रूप से इससे सरकार की छवि पर और मोदी जी की छवि पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है, तमाम बातों के बावजूद कि जो सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश भर में ये संदेश देने की कोशिश की कि इस कानून से लोगों को, किसानों को लाभ होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि इससे आज की तारीख में भी अगर बात करें गांव के लोगों से तो वो चाहते हैं कि जो एमएसपी है वो निश्चित रूप से अगर उसकी गारंटी मिलती है वही उनकी सबसे बड़ी मांग पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक सवाल है कि मंडियों को खोल देने का, तो हम भी यहाँ बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बात करते रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप 2-5 कुंटल जो लोग अपना अनाज है वो लेके क्यों यहाँ महाराष्ट्र में अगर अच्छा रेट मिलेगा या गुजरात में मिलेगा या हरियाणा पंजाब में मिलेगा तो यहाँ से हम लेके जा नहीं सकते। इसलिए इस बात की बजाय एमएसपी बेहतर देना चाहिए, ये इस बात की गारंटी लोग चाहते हैं, तो ये होना चाहिए था। अच्छा, ये तो अभी चल रहा है, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन ये जो लोकप्रियता है, जो जितने लोग पॉपुलर रहे मोदी, ये कोविड का जो दूसरा फेज आया जिसमें भयंकर फेज को हम लोगों ने अभी 5-7 दिन पहले ही क्रॉस किया है, अभी कंप्लीट हम क्रॉस किए नहीं है, मतलब अभी भी वो खतरा बना हुआ है। लेकिन फिर भी थोड़ी जो स्थिति है वो 10 दिन 15 दिन पहले वाली स्थिति से अच्छी है। कई मौतें हुई, कई बॉडीज आपने गंगा में भी देखी, कई बॉडीज आपने शमशान घाट में भी देखा, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन से लेके, और ये वैक्सीन का भी एक जो प्रॉब्लम रहा कि 18 से ऊपर वालों को भी वैक्सीन दे देनी चाहिए, फिर वैक्सीन की कमी हो गई। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए विमल जी, ये बहुत सामयिक सवाल है। वजह यह है कि देखिए पिछले साल के मार्च महीने से और अभी हम मई महीने के करीब आखिरी तारीख पर बात कर रहे हैं आपसे, इन करीब 15 महीनों में जो देश के हालात हैं उस हालात को सामने रखकर आप सरकार के कामकाज को अगर एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब दिख भी रहा है और बहुत सारे सवालों के जवाब अपेक्षित भी हैं, अभी हम सबके सामने आए नहीं है। जैसा अपन बात करें अगर कि पहला जो कोविड की जो पहली लहर, कोरोना की पहली लहर पिछले साल आई तो तुरंत के तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया और तब लोगों ने यह बात कही थी कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर देश में लॉकडाउन हुआ। इसकी वजह से मजदूरों को हमने पैदल चलते देखा, हजारों लाखों मजदूर पैदल आए और भी तरह तरह की समस्याएं हुई, रोजगार की समस्या हुई, आर्थिक जो पहिया है वो भी कहीं ना कहीं थमने की वजह से लोगों के सामने समस्याएं आई, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन फिर भी कोरोना का जो कहर जो था वो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमने बहुत सा नुकसान उस दौर में रोक लिया था। लेकिन एक जो बड़ी बात आती है कि लॉकडाउन को सारे विशेषज्ञ मानते हैं दुनिया के कि ये कोई कोरोना की को खत्म करने का कोई तरीका अंतिम नहीं है। ये आपके लिए होता ये है कि इसके माध्यम से आप
जो एक समय मिलता है आपको कि आप अपनी सुविधाओं को, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर सकते हैं, ये करना चाहिए था। लेकिन निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और जो खबरें इस बीच आ रही हैं, पिछले दिसंबर से लेके और पिछले जो मार्च जब दूसरी लहर आई है, उसके बीच का जो पीरियड था, इस समय जो हुई है, भाई संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी ये बात कही कि गफलत तो हुई है। तो वो हम भी एक लेमैन के रूप में, एक आम आदमी भी इस चीज को देख रहा है कि उसके ऊपर जो काम होना चाहिए था वो काम अब उम्मीद के हिसाब से नहीं हुए। हमने ये मान लिया कि हमने कोरोना से जीत दर्ज कर ली है। अब उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो आपने जिन बातों का जिक्र किया कि लोगों को जो दिक्कतें हुई हैं, हम भी इन जिस तरह के शहरों में रह रहे हैं और पूरे देश भर की खबरों को देखते हैं, तो हमने देखा कि पहले तो पिछले साल जब कोरोना का दौर था तो हिंदुस्तान में भी कम वैसी खबरें देखने को मिलती थी, लेकिन हम फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन, दूसरे बहुत सारे दुनिया के अमेरिका देशों में देखते थे कि वहां का जो माहौल है कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं, वो हमको बहुत दूर की चीज दिखाई देती थी। लेकिन इस बार जो पिछले मार्च में जो कोरोना की दूसरी लहर आई, उसमें हमने इन तमाम चीजों को अपने शहरों में, छोटे छोटे शहरों में देख लिया कि हम वास्तविक में इन सब चीजों से कोरोना से जूझने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। ये साफ दिखाई दे रहा था। जिन लोगों के घर में, देखिए मैंने तो कई स्टोरी की है, आपको बता रहा हूं मैं, मेरा अनुभव यह है कि हम यहाँ पर एक हमारे यूनिवर्सिटी के हिंदी अधिकारी हैं, उनके परिवार के 4 लोग एक हफ्ते के भीतर उनकी डेथ हुई कोरोना से। वो और उनकी एक और उसी परिवार की एक बहन, उनकी 4-5 महीने पहले डेथ हो चुकी थी। मतलब 5-1 महीने के दौरान उन लोगों 5 लोगों की मौत एक परिवार में हुई। ऐसा जब हमने अपने नजदीक में देखा तो जिनके लोगों का जो परिवार उजड़ गया, जिनके लोग बिछड़ गए, वो तो निश्चित रूप से मान रहे हैं कि सरकार की तरफ से कमी थी। अब बात आती यह है कि दुनिया के सारे विशेषज्ञ एक बात बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको कोरोना का सामना करना है, उसको हराना है, तो आपको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। अब फिर मैं आपको बता रहा हूं कि दिसंबर के आसपास से वैक्सीनेशन की चर्चा शुरू हुई। 15-16 जनवरी से हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन शुरू हुआ। अलग अलग प्राथमिकताएं तय की गई कि भाई ये इस कैटेगरी के लोगों को पहले दिया जाएगा, पहले कोरोना वॉरियर्स को दिया जाएगा, फिर 60 साल के ऊपर को लोगों को देंगे, फिर 45 के ऊपर को, फिर 1 मई से आपके 18 साल से ऊपर के लोगों को ये वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया गया। लेकिन सच्चाई ये है, मैं आपको अभी की तारीख में बता रहा हूं, कल ही मैंने एक रिपोर्ट की है अपने छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों को मिलाकर। उस रिपोर्ट के हिसाब से वैक्सीनेशन पिछले कई दिनों से इसलिए बंद है, वैक्सीनेशन सेंटर में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास वायल नहीं है, मतलब वैक्सीन ही नहीं है, जिसके कारण वैक्सीनेशन बंद हो गया। अब ये अव्यवस्थाएं जितनी हो रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, इसका निश्चित रूप से अगर लोग तो देखिए कंफ्यूज भी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें राज्यों को जिम्मेदारी दे दी गई थी। राज्य सरकार कह रहे हैं कि भाई ये तो केंद्र को ही लेना था। फिर अलग केंद्र के लिए 150 रुपए में, राज्यों के लिए 300 रुपए में, प्राइवेट के लिए इतने 100 रुपए में, इस तरह के अलग अलग रेट की भी बात आ रही है। इन सब चीजों को देख समझ के लोग तो कंफ्यूज हैं। उनके सामने एक भ्रम की स्थिति है कि वो किसको जिम्मेदार माने। क्योंकि हम अब जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, हमारे यहाँ जो कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए जो केंद्र की बीजेपी सरकार है उसके लिए वो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और जो लोग केंद्र में सरकार चला रहे हैं भाजपा के लोग, वो छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभा। तो दोनों को क्या है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने का बहुत सारा मौका लग रहा है। केवल लोग बयानबाजी देख रहे हैं और वास्तविकता कुछ नहीं है। तो ये स्थिति है कि इस जो आपने पूरा सीन बताया कि जो लोगों को परेशानी हुई है, मेरा तो मानना है कि निश्चित रूप से इसमें एक सरकार ही नहीं, सरकारों के प्रति भी लोगों के मन का विश्वास कम हुआ है, ये मुझे दिखाई देता है। आपके यहाँ तो वो सर्टिफिकेट में फोटो के लेकर भी विवाद हुआ कि भाई मोदी की फोटो रहेगी कि सीएम की फोटो रहेगी। जी,
एक पूरे बड़े रूप में अगर हम आप देखते हैं, स्टेट और सेंटर का रिलेशनशिप पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि क्या भारत में विपक्ष जो है, विपक्ष जैसे बाकी दुनिया के कई देशों में हम लोग देखते हैं कि जब कोई इस तरह की वॉर टाइप की सिचुएशंस आती है, इस तरह का जब देश संकट में होता है, तो पक्ष और विपक्ष सब मिलकर एक एम के प्रति लड़ाई लड़ते हैं। मगर हम देख रहे हैं कि भारत में बड़ा खींचातानी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक तरह की पूंछ खींचने के लिए और पूरा पब्लिक को पूरा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि सभी दल के पास अपने फॉलोअर्स हैं, वो अपने लीडर्स की बात बहुत, मतलब भारत की जनता तो मतलब अपने लीडर्स के लिए अंधी है। अगर आपका हमारा लीडर अगर ये कहे रात को दिन कहे है तो हम कहेंगे दिन है, और दिन को रात कहे तो हम रात कहेंगे। लेकिन ये इसमें विपक्ष की कैसी भूमिका रही, खासकर राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं एज ए ऑपोजिशन? जो कांग्रेस को तो आपने बहुत अर्जुन सिंह के समय से आप देखते आ रहे हैं, जब मध्य प्रदेश था आपका जिला जो था वो मध्य प्रदेश में था, तब से आप देख रहे हैं। कैसे देखते हैं कांग्रेस की भूमिका और बाकी दलों की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये कोरोना काल की बात अपन करें और उसके पहले की बात करें, विपक्ष तो निश्चित रूप से बिखराव तो शुरू से रहा है और आज भी है। जहां तक प्रमुख विपक्ष जो है, जिस कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जिसके लोग कमोबेश हिंदुस्तान के सारे क्षेत्र में, आप वो एक ऐसी पार्टी है जिसके सारे लोग मिल जाते हैं पूरे देश भर में, तो ये बात अपन कह सकते हैं कि उनको भी जिस तरह की भूमिका निभानी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं तो कमी है, जिसके कारण से लोग जितना सवाल आज सरकार से करते हैं वही उसी तरह के प्रश्नवाचक दृष्टि से लोग कांग्रेस को भी देखते हैं। हालांकि देखिए विमल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो पिछला वक्त गुजरा है उसमें ये चीज तमाम, मैं ये जो डिवीजन हो चुका है समाज में, दो तरफ की लोग साफ साफ अब होते हैं कि अपनी पसंद की बात सुनना चाहते हैं। कोई आदमी मोदी जी के समर्थक है तो वो वही बात सुनना चाहता है जो उनके समर्थन में कही गई है, जो विरोधी है वो वही सुनना चाहता है जो उनके विरोध में कही गई है। ये जो एक साफ साफ डिवीजन हो चुका है ना, उसमें इस चीज का सही ढंग से कभी एनालिसिस नहीं हो पाता, जिसको अपन बोलते हैं ना कि मेरिट डिमेरिट, गुण धर्म के आधार पर, गुण दोष के आधार पर हम किसी चीज का अगर की मीमांसा करके किसी फैसले पर पहुंचना चाहेंगे, वो स्थिति तो नहीं है। इसलिए इतने दिग्भ्रमित वाला माहौल है, कंफ्यूजन का माहौल है कि लोग कहीं कोई किसी मुकाम पर, किसी मुद्दे पर कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन जहां तक आपने जैसे राहुल गांधी का प्रश्न उठाया, तो उनके बारे में ये बात तो शुरू से कही जाती है कि वो तो एक टाइम को देखते हुए राजनीति करते हैं, उसके बाद फिर वो फिर किनारे हो जाते हैं। हालांकि ये चीज पिछले कुछ समय से ऐसी दिखाई दे नहीं रही है। उनके बारे में ये खबर भी आई थी पिछले साल कि उन्होंने मार्च की शुरुआत में 13 मार्च के आसपास कहा था कि देश की इकोनॉमी को लेकर और कोरोना के जो संकट आने वाला है उसको लेकर वो लगातार अपनी बात कहते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि क्या हुआ है कि आज वॉइस जिसकी होती है, जिसकी आवाज सुनी जाती है, उसको लोग देखते समझते हैं, उसकी बात करते हैं। वो माहौल तो रहा नहीं, वो विश्वास का माहौल रहा नहीं। इसके कारण से आज वो कोई बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ पाए लोगों में, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन देखिएगा कि अब अगर बात करें कि कांग्रेस की तरफ से भी जो चीजें हो रही हैं, कांग्रेस एक आज जो पार्टी है, देश में सबसे पुरानी पार्टी है, और उसके अंदर भी बीच बीच में जो चर्चाएं रही हैं कि वहां भी कोई ग्रुप बन रहा है और जो वहां भी डेमोक्रेसी की बातें होने लगी हैं और एक लीडरशिप को लेकर भी बातें होती रही है। अभी तक वहां पर कार्यकारी अध्यक्ष ही है। ये सब उनकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इससे पब्लिक के बीच में जो माहौल बनना चाहिए कांग्रेस के पक्ष में, उसमें भी अड़चन इसी वजह से आ रही है। लेकिन मुझे लगता है
कि हमारे यहाँ अब जब अपन सत्ता और विपक्ष की राजनीति की बात करते हैं, एक बात जरूर सोचना पड़ेगा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे पिछले इलेक्शंस की आपने जैसे बात की ना कि अर्जुन सिंह जी के समय से हम लोग राजनीति को करीब से देख रहे हैं। मैं भारतीय मतदाताओं के बीच में एक बात को बहुत देखता हूं कि इस चीज का रिपीटिशन अधिक होता है कि लोग निगेटिव फैसले ज्यादा करते हैं। एक मतलब उसको नकारात्मक फैसला इस रूप में कहेंगे आप कि किसी सरकार को हटाना है, ये फैसला पहले करते हैं, उसके बाद जो दमदार होता है वो जीत कर फिर आ जाता है, ये स्थिति रहती है। तो ऐसा माहौल अगर बनेगा तो उस वो अभी जल्दबाजी है इस बारे में कुछ भी कहना, क्योंकि अभी बहुत समय है, जब भी चुनाव होने वाले हैं उसमें। लेकिन जहां तक सत्ता की बात है, उसमें जब ये बातें होती हैं कि आज जो खुलकर बात करने में कहीं ना कहीं लोग हिचकिचाते हैं, बात सही नहीं कर पाते हैं, ऐसे समय में विपक्ष की बातों को जितना लोगों को समझना बूझना चाहिए, इसमें अभी हाल के दिनों में जो अव्यवस्थाएं सामने आई हैं उसका असर निश्चित रूप से मुझे दिखता है आने वाले समय में दिखाई देगा। जो एक तो है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो संबंध है वो एक अलग वस्तु हो गई, और एक व्यक्तिगत संबंध है। जैसे व्यक्तिगत एज ए सीएम लेते हैं हम कि छत्तीसगढ़ के सीएम, उड़ीसा के सीएम, वेस्ट बंगाल के सीएम, पंजाब के सीएम या यूपी के सीएम या फिर महाराष्ट्र के सीएम या भारत में अलग अलग राज्यों के जो सीएम हैं, इन लोगों को आप कैसे इस कोविड काल में कैसे देख रहे हैं? सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप तो है ही एक अलग चीज, वो भी आप उस पर भी थोड़ी बताइए। और ये बताइए कि कोविड काल में हाउ मच दे आर एक्टिव। देखिए, अब हमको तो क्योंकि एक लंबा समय हो गया, करीब 15 महीने का समय हो गया, तो हम जरूर इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि सरकारों ने किस तरह काम किया। मैंने अभी पिछले भी आपको ये बात कही कि सरकारों के स्तर पर जो काम हुए, कुछ समय के लिए कोई सही नजर आया, फिर कुछ समय के लिए उसकी खामियां नजर आई, क्योंकि बुनियादी चीज तो ये है कि हमने कभी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी प्रायोरिटी में बहुत आगे कभी नहीं थी। अब आप मुझे बताइए कि चुनाव में तो मुद्दा कभी बनता ही नहीं कि कभी हम अपने एमएलए के कैंडिडेट या एमपी के कैंडिडेट को रोक कर ये पूछ सकें कि भाई साहब आप आने वाले समय में अगर जीत के जाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या विस्तार करने वाले हैं। हमारे लिए ये कभी इशू रहता नहीं है, मेन इशू कभी रहता नहीं है। तो ये भी लोगों को ध्यान में था, और महामारी आएगी इसका भी आकलन किसी को नहीं था। हालांकि मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि सरकार, उस सरकार शब्द बोलने से मेरा अर्थ है कि राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार और दुनिया के तमाम देशों की सरकार, जहां जहां जो सरकारें बैठी हैं, उन सरकारों को के पास एक अमला ऐसा होता है जो इन सब चीजों का अध्ययन करता है। अध्ययन इस रूप में करता है कि जैसे हम छोटी छोटी बातों को देखते हैं कि हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में ही कहें कि मलेरिया, फाइलेरिया या ऐसी बीमारियां फैलती रहती बीच बीच में, तो वो उसका एक सर्वे टीम होती है या जो अध्ययन करने वाले रिसर्च वालों की टीम होती है। तो इस रिसर्च को आप और ऊपर स्तर पर ले जाएंगे तो आपको कहीं न कहीं इस बात का भी ध्यान तो रखना पड़ेगा कि इतिहास बताता है कि करीब करीब 100 साल में महामारी आती है। 1918 के आसपास जो स्पेनिश फ्लू की बात हमेशा चर्चा में है, तो इसका भी अनुमान लगाना तो चाहिए था। दुनिया भर की सरकारों में के ऊपर एक मैं प्रश्नवाचक छोड़ रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी थी कि आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि हमको नहीं मालूम था। जैसे दूसरी लहर आई, उस समय भी, दूसरी लहर के समय भी अपन अभी भी कह रहे हैं तमाम लोग, जिम्मेदार लोग, कि ये अचानक आया। भाई पिछले साल जो आया उसके बाद आप देख रहे हो कि हम लोग यहीं बैठे बैठे दुनिया की खबरें देखते हैं तो हमको लग जाता है कि मैं देशों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे देशों में दूसरी तीसरी लहर आती रही। तो उसको देखने वाले लोग तो सरकार में जो बैठे हैं उनमें से लोगों को तो देखना चाहिए, और ये जिम्मेदारी 100% पहली जिम्मेदारी केंद्र की है, और उसके बाद राज्य सरकारों की भी है कि उनको जहां से संकेत मिलेगा वो अपनी व्यवस्था करेंगे। तो मेरा सोचना है, आपने जितनी सरकारों का नाम लिया, तो हम तो इस स्थिति में आज नहीं है कि हम किसको कितना नंबर दे सकते हैं।
100 में किसको कितना नंबर दें उस स्थिति में नहीं है हम, क्योंकि अभी ये प्रोसेस तो है वो चल ही रहा है, निरंतर जारी है। अभी इसमें कह पाना या निर्णय कर पाना, किसी को रिजल्ट शीट मार्कशीट दे पाने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी अब आप देखिए, पिछले साल केरल में जो एक मॉडल चला, लोगों ने पहले उसकी तारीफ की, लेकिन दूसरा जो अभी दौर आया उसमें केरल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी। महाराष्ट्र में जब पिछले बार आया तो महाराष्ट्र में धारावी को लेकर बहुत सारी बात थी, फिर धारावी में जिस तरह के कंट्रोल किया वो एक मॉडल बन गया। मगर यूपी की बात हुई तो यूपी में शुरू में कोई मॉडल था, आज वहां पे गंगा में लाशें बह रही हैं, ये बातें हो रही। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज क्या है कि एक रूप में किसी एक सरकार को आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया या किसी ने बहुत ज्यादा ढिलाई की। सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर काम किया और आज हम अभी जिस स्थिति में बैठे हैं, हमको ये मनाना चाहिए कि किसी तरह से हो इस दूसरी लहर को भी हम पार कर लें पूरे देश भर में। तब जितना जो कुछ भी हुआ उससे भूल के हम उन तमाम चीजों को भूल के और हमको जुड़ जाना चाहिए कि आगे अगर मान लो तीसरी लहर आती है उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। आप में जो सत्ता विपक्ष केंद्र राज्य की बात की, हम तो यहाँ लगातार देख रहे हैं। मैंने आपको इक्वेशन बताया कि हम छत्तीसगढ़ में इस तरह का इक्वेशन देखते हैं कि सत्ता और विपक्ष दोनों तरह के लोग हमारे वही व्यक्ति हैं जो मैंने घूम घूम के अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। मेरा उसमें एक कहना है, इसको एक सुझाव के रूप में भी ले सकते हैं आप, कि यदि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कहा जाए कि भाई आपके सामने ये मान लीजिए कि जैसे अभी वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ी चुनौती है, हम को तीसरी लहर का मुकाबला करना है या आगे और भी इस कोविड का मुकाबला करना है तो हमको वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन को आप उसी तरह से लीजिए जैसे चुनाव लड़ते हैं आप। ये मेरे अपने दिमाग के ऊपर है कि मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसा सभी पार्टियां मिल जाए, किसी को किसी से शिकायत न रहे, सबको कह दिया जाए कि आपने देखा होगा बचपन से कि जितने चुनाव होते हैं तो मतदान के 2 दिन पहले सब जगह घरों में छोटे छोटे जो पोलिंग बूथ के और नंबर बांटे जाते हैं, चिट बांटते हैं हमारे यहाँ पे। तो ऐसा आप घर में सभी को रजिस्टर्ड कर दीजिए कि भाई साहब किसके घर में 18+, 45+, 60+, कौन अभी टीकाकरण नहीं हुआ है, सबका टीका कराएंगे, सब मिलके कराएंगे। ये माहौल बनाने की जिम्मेदारी जो सरकार में बैठे हैं पहले उनकी है, और विपक्ष को तो साथ आना पड़ेगा अगर वो ये माहौल बनाए तो। ये मेरा अपना मानना है। तो मैं ये बता रहा था कि वैक्सीनेशन में जैसे मैंने दोनों डोज ले लिए, मेरे ब्रदर ने भी ली और मेरे घर के बाकी लोगों ने जो इस कैटेगरी में है 45+ वाले में, उन लोगों। हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ कि मैं जिस सेंटर पे गया तो मुझे वेट करना पड़ा, क्योंकि 8 या 10 लोग जो उनको चाहिए एक फाइल खोलने के बाद, उतने लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो मैंने अपना जो वैक्सीनेशन लिया तो मुझे को लगा कि ये ऐसा मतलब कि लोग कम आ रहे हैं, और मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि 18 से 45 वाले की भीड़ आ जाए तो फिर हमें लेने में दिक्कत हो। तो एनीवे वी आर तो लॉकडाउन में है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी भीड़ कम है, ये भी एक वजह हो सकती है। अच्छा, एक चीज ये तो हमने काफी बात किया, अब ये दलों की बात तो हमने कर ली, बाकी चीजें भी आपने बताई। ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं इनके लिए जैसे ममता जी ने आवाज उठाई, तमाम भारत भर के चीफ सेक्रेटरीज को कहा, आपके यहाँ तो वो एक डीएम साहब जो ओवर एक्ट कर गए, उनके साथ भी पनिशमेंट भी शायद उनको मिला है, शायद ट्रांसफर हो गया है, में भी हुआ। सरकारें चलाते तो ये आईएएस लोग हैं, आईएएस अधिकारी हैं, तो क्या कुछ इस तरह के का ये फिगर्स नहीं बनाते हैं ये कि राजनीतिक दलों का जो वोटिंग बैंक टाइप का जो पैटर्न है उसके मुताबिक ये काम करते हैं, या यस मैन टाइप, व्हाट आई मीन टू से, कि भाई आप चीफ सेक्रेटरी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, और यू आर at the same time you are मतलब answerable to the chief minister, that doesn't mean कि आप इग्नोर कर दीजिए स्टेट को। तो कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं ये जो ब्यूरोक्रेट्स का जो ताना बाना है
उसको मेरा जो अपने करीब करीब मैं 35 साल से ऊपर हो गया मुझे पत्रकारिता करते हुए, मैं ये मानता हूं कि ये जो लोग हैं ना, उसमें हमारे यहाँ के एक राजनेता एक बात कहा करते थे कि ये ऐसे घोड़े हैं जो घुड़सवार के हिसाब से चलते हैं। मतलब जैसा उनको चलाने वाला है, उनके ऊपर बैठा हुआ जो लगाम रखा हुआ है, वो जैसा चलाएगा वैसा ये चलते हैं। और चूंकि एक लॉयल्टी और इसकी बात होती है, तो मैं आपने तो आईएएस और चीफ सेक्रेटरी बहुत सारी ऊंची की स्तर के लोगों की बात की। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जो थाना जो होता है ना, पुलिस स्टेशन के लोग भी इस माइंड मेकअप से काम करते हैं कि सरकार किसकी है और हमको काम कैसे करना है। जबकि आप सोचिए कि उसको काम कैसे करना चाहिए कि उसके पास जो आईपीसी, सीआरपीसी और दुनिया मतलब जो हमारे कानून जो बने हुए, उस कानून के हिसाब से उसको काम करना चाहिए। उसको किसी व्यक्ति को देखने की जरूरत नहीं कि ये व्यक्ति कितना प्रभावशाली है, कहां से जुड़ा है, कहां से आया है, इससे मायने नहीं रखना चाहिए। उसको तो अपने कानून को देखना चाहिए, वो कानून के हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए, वो कानून की रक्षा करने के लिए है। वैसे ही जो ब्यूरोक्रेसी का ताना माना है वो क्या क्यों है कि सरकार की पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो वो इम्प्लीमेंटेशन में उसको किसकी तरफदारी करने की बजाय उसकी भी तो जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए ना, जो इस देश के आम नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं। उन सिटीजन्स के प्रति ही तो उसकी लॉयल्टी होनी चाहिए, मगर वो कहीं नहीं दिखता। और पसंदीदा हिसाब से ऐसे अब मैं अगर उदाहरण की बात करने लगूं तो देश भर में बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही मुख्यमंत्री बदलते हैं तो वो मुख्य सचिव बदल जाते हैं या किसी डिपार्टमेंट के लोग बदल जाते हैं। ये लगातार सिलसिला चलता रहता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस मामले में जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को नहीं सोचेंगी तब तक हम इसको सुधार पाएंगे ऐसा लगता नहीं। मेरी तो बहुत सारे ईमानदार जो आईएएस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत नौकरशाह हैं, मैंने उनसे भी संपर्क रहा है। तो मैं तो ये देखता हूं कि जो सही आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, उसको काम करने में दिक्कत होती है, जबकि उसको एप्रिसिएशन होना चाहिए उसका, लेकिन वो काम करने की दिक्कत होती है। अब ऐसे नाम तो यहाँ अपन रख नहीं सकते, उदाहरणों के साथ नहीं रख सकते, लेकिन बहुत सारी घटनाएं होती है। आपने जो एक हमारे यहाँ के डीएम एडजस्ट करके चलना पड़ता है ये जो जी एडजस्ट। भाई ये बताइए मुझे कि बहुत सारी योजनाएं ये भी होती है कि एक सरकार ने बनाई, किसी भी समाज के हित के लिए बनाई, वो दूसरा आता है वो योजना बंद कर देता है। तो आप मुझे बताइए कि वो योजना पहले शुरू की गई थी, या तो वो गलत था फैसला, या कि आप गलत फैसला कर रहे हो। तो ये जो मतलब फेस को देख के एक्शन लेने का या काम करने का जो तरीका है, वो तो बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ उसमें खामी है। और इसकी वजह से बहुत से लोगों तक जो सोचा जाता है बेहतर करने का काम, वो नहीं पहुंच पाता। आपने एक बात का जिक्र किया अभी हमारे यहाँ के डीएम के मामले में, तो ये लॉकडाउन के दौरान एक बच्चे के साथ उसको तमाचा जड़ दिया डीएम ने, सूरजपुर जिला है छत्तीसगढ़ का, उनको अब वही सजा दी गई ऐसी चर्चा है, और वो यहाँ से उनका तबादला कर दिया गया। हालांकि उस मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और उस संबंध में पूछताछ का सिलसिला चल रहा है, ऐसी खबरें हैं। अब तक कोई और बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ये भी समाचार संभावित है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी कोई और बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खासकर जब ये खबर सोशल मीडिया पर देखी तो उन्होंने तत्काल इस पर एक्शन लिया और उस बच्चे को भी नया मोबाइल, जिसका मतलब वो जिस बच्चे को तमाचा जड़ा था डीएम ने, उसका मोबाइल छीनकर उसे भी तोड़ दिया था, तो वो नया मोबाइल भी देने का फैसला हुआ। इस मामले में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा विमल जी, मेरा इतने दिनों का अनुभव है कि ये संभव हो सका है केवल सोशल मीडिया के माध्यम से। जी 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 जी। हुआ क्या कि वो जब वो डीएम तमाचा जड़ रहे थे और या उसका मोबाइल फेंक रहे थे, वो किसी तीसरे व्यक्ति
तीसरा व्यक्ति जो है वो उस वीडियो को शूट कर रहा था, उसने उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये वायरल किया तो देश भर में, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के कई हिस्सों में ये खबर पहुंची। जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट के एक डीएम की तस्वीर का वीडियो वायरल हुआ, तो यहाँ का वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो के कारण हुआ। मैंने तो जब हैंड कंपोजिंग होती थी उस जमाने से पत्रकारिता कर रहा हूं, मेरा मानना है कि ऐसी तस्वीर नहीं मिलती, ऐसा वीडियो नहीं मिलता तो कभी किसी डीएम के खिलाफ एक्शन नहीं होता। तो ताकत उस सोशल मीडिया की है, और निश्चित रूप से ये संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी अब सरकारों को कि अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आ रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तब एक जवाबदेही, आपने जिस बात को पहले कहा ना कि आईएएस जो लॉबी है या जो ब्यूरोक्रेसी का पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम भी जवाबदेह पब्लिक के तरफ तब हो जाएगा जब उसको लगेगा कि मेरे को ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, और कहीं गलती हुई तो इस तरह के वीडियो अगर चले गए तो मेरे खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। ये भय, ये डर बना रहे। एक्चुअली में जो लोग काम करते हैं उनके सर पे प्रेशर भी बहुत होता है, तो कभी कभी प्रेशर होने के कारण भी, जैसे मैं एक मेंटल हेल्थ के जो डॉक्टर हैं मेरे परिवार में, मैं उनसे बात कर रहा था, कई बार हर आदमी की जो सहन शक्ति होती है वो अलग होती है। कभी कभी कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ी सी बात पे भी नाराज हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ, ये एक्चुअली में फ्रस्ट्रेशन भी है। मैंने वो जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था तो मैंने देखा था कि सीआरपीएफ वालों के लिए जब छुट्टी नहीं होती थी तो वो लोग अपने ही ऑफिसर पे गोली मार चला देते थे फ्रस्ट्रेशन पे। उनका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो पड़ता था, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर भी रहता है जो बड़े अधिकारी होते हैं या जो बहुत अहम पोस्ट पे जो लोग काम करते हैं, उनपे इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि फिर वो जो माइंड जो है वो एक तरीके से वो कंप्यूटर की तरह ये हो जाता है, क्रैश कर जाता है, कंट्रोल में नहीं होता है। ये भी एक कारण है। बातें तो और भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात बताई आपने कि सोशल मीडिया, और अब सोशल मीडिया का ये जमाना है कि घटना आपके छत्तीसगढ़ में हो या पटना में हो या अगरतला में हो या लेह में हो, पूरा भारत उसके लिए खड़ा हो जाता है। मैं तो बता रहा हूँ, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने राजीव गांधी की जो लास्ट स्पीच थी उड़ीसा में वो कवर की, और जिन्होंने इंदिरा गांधी की भी स्पीच कवर की, तो मिश्रा जी टाइम्स ऑफ इंडिया के रिटायर हैं, तो वो एक सोशल मीडिया पे जबरदस्त स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट्स कर रहे थे कि एक्शन, कैसा एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना। तो मैं बहुत लोगों को देखा कि लोग कूद पड़ते हैं कि अब मतलब आप उसको रोक नहीं सकते हैं। बहुत लोग, हालांकि स्टोरी वहां पे जाने पे स्टोरी कुछ और भी हो सकती है, इस स्टोरी में तो खैर वैसी बात नहीं आई, हाँ, लेकिन सोशल मीडिया की तो ताकत बढ़ गई है, और ये सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि सरकार को भी डर लगता है, कभी कभी विपक्ष को भी डर लगता है। अब तो ये, और चूंकि डर भी लगता है, दूसरा सेम टाइम दे आर यूजिंग इट ऑल्सो, एवरी डे ममता बनर्जी इज डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना वर्चुअल कैमरे से ही कर रही है, वो लाइव होता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह। आपके पंजाब के सीएम कर रहे हैं और कई जगह के सीएम कर रहे हैं इस तरह से। अभी आज जेपी नड्डा ने भी किया अपना ये 7 साल के ऊपर जो किया उन्होंने, और मोदी जी भी आज मन की बात मोदी जी ने भी किया, हालांकि रेडियो का वो प्रसारण रहता है, लेकिन अच्छी बात भी है। आप से मैं विदा लेने से पहले मैं चाहूंगा कि क्या कोविड काल में क्या पॉलिटिकल मैसेज या सोशल मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं एज ए सीनियर जर्नलिस्ट? देखिए, मुझे जो बात इन पिछले 12-15 महीनों में समझ में आई है, उसमें मुझे ये लगता है कि मैंने दोनों बातें करूंगा, मैं बहुत थोड़ा सा समय लूंगा। कि पहली चीज तो यह है कि हमको खुद बहुत जागरूक होना पड़ेगा और अपने लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी, ये जो हमारा ये जो दुश्मन है, ये अदृश्य है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इससे लड़ना है हमको। तो लड़ने के लिए जो उपाय वैज्ञानिक अभी या जो जानकार, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो हमको बता रहे हैं, उसके हिसाब से मास्क लगाना और दूरी बनाए रखना, ये चीजें तो करनी ही पड़ेगी। और खुद को लॉक
जैसे लॉकडाउन का इंतजार किए बिना खुद कोशिश करना चाहिए कि भीड़ भाड़ और इन सब चीजों से एक जिससे फैला नहीं। भाई देखिए लॉकडाउन क्या करता है, लोगों को घरों में कैद कर देता है। इसके कारण एक जो जो उसका साइकिल है, वो जो चैन है वो टूट जाती है। उसके कारण ही हम लोग फिर उससे उबर पाते हैं। इसको कहीं ना कहीं अपनी एक जीवन शैली बनाना पड़ेगा, ये मुझे लगता है विमल जी। और दूसरी एक छोटी सी बात और कहूंगा कि सरकारें जो है ना, वो लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। हम क्या करें, ऐसा नहीं मान सकते। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम लोग बचपन से देखते हैं कि जो हाईवे होता है, हाईवे पर अगर कोई स्कूल है बच्चों का, छोटे बच्चों का, तो वो आपको उस स्कूल के करीब करीब आधा किलोमीटर, पौन किलोमीटर, 1 किलोमीटर पहले एक बोर्ड दिखाई देता था। उस बोर्ड में एक छोटा बच्चा बस्ता लेके दौड़ता है। जी 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 जी। और ड्राइवर के लिए क्या है संकेत, वो कि आगे स्कूल है, आप अपनी स्पीड थोड़ा कंट्रोल रखिए और वो स्कूल निकल जाए तो फिर आगे आप बढ़ा लीजिए। ये उसका संकेत है। इसका मतलब क्या है कि स्कूल से निकलने वाले बच्चे को आप अगर लाख समझाएंगे कि बेटा स्कूल की घंटी बजेगी, तुमको छुट्टी होना है, लाइन से घर जाना है, वो कभी नहीं जाएगा। हम किसको किसको उसमें सावधान रखना पड़ेगा, ड्राइवर को। वैसे ही हम अगर हिंदुस्तान की पब्लिक को ये बोल दें कि हम आपको ये चीज समझा चुके हैं, तो आप इसका मुकाबला खुद कर लीजिए भाई, जागरूक हो जाइए। इतने जागरूक होने की उम्मीद मेरे समझ में, मैं तो यहाँ देखता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत तरह की जो नागरिक चेतना है ना, सिविक सेंस है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो अभी तो हमको उसी के बीच से मुकाबला करना है ना। चेतना बढ़ाने के लिए आगे समय में बहुत सारे अभियान की जरूरत पड़ेगी, कर लेंगे। लेकिन सरकारों को भी ये जरूर सोचना चाहिए कि वो अपनी तरफ से भी ढिलाई न बरतें, कि थोड़ा रैलियों को, थोड़ी बड़ी बड़ी सभाओं को, या इस तरह का लोगों में मैसेज छोड़ देते हैं कि अब धीरे धीरे करके कोविड खत्म हो गया, तो लोग भी ये मान लेते हैं कि चलो शादी भी करो, बर्थडे पार्टी भी मनाओ और सब कुछ करने लग जाओ। इसके लिए भी थोड़ा सा सरकारों को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। और हम सब आम लोगों का, जहां तक आपके सभी मित्रों का सवाल है, मैं उनसे सभी से एक ही अनुरोध करूंगा कि समय के साथ चलने के लिए थोड़ी जागरूकता जरूर बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत कीमती वक्त दिया और आपसे बात करके रियली दिल से बहुत खुशी हुई। और एक कई सालों के बाद हम लोग मिले हैं। हाँ, मोर देन मुझे लगता है 16-17 साल के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 16-17 साल के बाद मुलाकात हुई और अच्छी मुलाकात रही। और आपने बहुत सारे ऐसे विषयों को मैंने टच किया है जिस पर बात करने में अच्छा भी लगता है, और एक तरह से एक कन्वर्सेशन ही है हमारे आपके बीच। और दूसरी चीज मीडिया, सो थैंक्स अ लॉट। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।